बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है डायोड्स एंड एप्लीकेशंस। इससे पहले हमने पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन और इसका इंट्रोडक्शन जो है वो लास्ट लेक्चर में देखा। लास्ट टॉपिक के तीनों लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जिन स्टूडेंट्स ने उनको नहीं देखा वो उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डायोड की, और ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो डायोड है या पीएन जंक्शन है, इसको हम तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली में अब इसको नाम दे दिया है हमने डायोड का। डाई मीन्स टू और ओड का लफ्ज़ इलेक्ट्रोड से निकला है, यानी ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं। अब डायोड है क्या? डायोड वही पीएन जंक्शन है, यानी डायोड जो है वो एक स्मॉल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसको आप सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है ये सिलिकॉन होता है, क्योंकि हम ये जान चुके थे कि सिलिकॉन थर्मली ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं डायोड्स में या इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में। अब एक इसका जो हाफ है उसको आपने पी रीजन बनाया, और पी रीजन बनाने के लिए आप रिकॉल करें कि हम पी रीजन बनाने के लिए उसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, जिसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है, जो एक इम्प्योरिटी एटम मिलाने से एक होल जो है वो जनरेट करता है। और दूसरे नंबर पे जो दूसरा हाफ होगा वो हम इसका एन रीजन, यानी कि उसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करेंगे, और उनके दरमियान में जो रीजन होगा उसको पीएन जंक्शन कहा जाता है। और उसी पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो है वो एक डेप्लीशन रीजन डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर हमने पी रीजन को एक लीड के साथ कनेक्ट कर देना है। अगर आप देखें बेसिकली पी रीजन के साथ क्या की जाती है, यहाँ पर एक कंडक्टिव लेयर, नॉर्मली गोल्ड की लेयरिंग कर दी जाती है, और उसके साथ एल्युमिनियम का एक वायर या पीस जो है वो लगा दिया जाता है, उसको एनोड कहा जाता है। और एन रीजन के साथ भी इसी तरह से यहाँ पर कंडक्टिव लेयरिंग कर दी जाएगी गोल्ड की, और उसके साथ जो है वो यहाँ पर एक एल्युमिनियम की लीड लगा दी जाएगी, तो ये आपके पास कैथोड बन जाएगा। तो इट मीन्स के पी रीजन के साथ जो लीड कनेक्टेड है उसको एनोड कहा जाएगा, और एन रीजन के साथ जो लीड कनेक्टेड है वो कैथोड कहा जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड, एक इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड। पी रीजन के साथ कनेक्टेड है एनोड और एन रीजन के साथ कनेक्टेड है कैथोड। अब ये इसका एक सिंबल है। सिंबल जो है इसमें ये जो एरो होता है, ये मैं आपको एक बेसिक रूल बता देता हूँ। हमने इसे आगे ट्रांजिस्टर की बात करनी है, एफईटीज़ की बात करनी है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें जब भी ये सिंबल का देखोगे, सिंबल में ये जो एरो होता है, ये एरो हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये डायोड का सिंबल है, जिसमें ये एक ट्रायंगुलर शेप जो है वो एनोड को, और एक वर्टिकल बार जो होती है वो कैथोड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब हमने डायोड को बाइस करना है। बाइसिंग का क्या मतलब होता है? बाइसिंग का मतलब ये है कि जो डायोड हमारे पास मौजूद है, अब हमारे पास तो पी और एन रीजन मौजूद नहीं है, हमें जो पैकेज मिलेगा उसमें एक लीड होगी और दूसरी लीड होगी, एक लीड एनोड होगी और दूसरी लीड कैथोड होगी। अब कौन सी लीड एनोड है या कौन सी लीड कैथोड है, ये बेसिकली आपको पता चलता है डाटा शीट के साथ। तो उसकी डाटा शीट में गिवन होगा कि आपने ये कौन सी पैकेजिंग है, और इसमें एनोड वाली लीड कौन सी है और कैथोड वाली लीड कौन सी है। अब बाइसिंग का मतलब ये होता है कि आपने डायोड के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान डीसी वोल्टेज अप्लाई कर देना है। यानी हम एक वोल्टेज सोर्स लेंगे, और वो वोल्टेज सोर्स जो है उसका एक टर्मिनल डायोड के एनोड के साथ, दूसरा टर्मिनल डायोड के कैथोड के साथ सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देंगे, तो इसको कहा जाएगा बाइसिंग। अब ये जो बाइसिंग है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को कहा जाता है फॉरवर्ड बाइस और दूसरे को कहा जाता है रिवर्स बाइस। अगर एक बाइसिंग हमें इजीली अंडरस्टैंड हम कर जाएं तो दूसरी बाइसिंग ऑटोमेटिकली हमें जो है वो समझ आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। अब फॉरवर्ड बाइस क्या है? फॉरवर्ड बाइस एक ऐसी कंडीशन का नाम है, यानी आपने बैटरी को
डायोड के साथ इस तरह से अटैच करना है कि उस डायोड में से करंट पास करना शुरू कर जाए। तो इसका मतलब है ऐसी कंडीशन जो डायोड में या पीएन जंक्शन में करंट को पास करने देती है, तो उस कंडीशन को फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग की कैसे जाती है? ये ऐसा होता है, यहाँ पर आप इस सर्किट में देखें, यहाँ पर हमने ये पीएन जंक्शन का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया। इसका जो पी रीजन है वो एक रेजिस्टर के थ्रू आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जो बैटरी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे वी बायस, यानी क्योंकि वो बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड करती है इसलिए हम उसको वी बायस जो है वो कहते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल पी रीजन के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन रीजन के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप डायोड का पी रीजन पॉजिटिव के साथ और एन रीजन नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब है आपने फॉरवर्ड बायसिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव कर ली है। लेकिन फॉरवर्ड बायस करने में एक कंडीशन नहीं होती, एक एक्स्ट्रा कंडीशन और होती है। वो ये होती है कि ये जो बैटरी आपने लगानी है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल होना चाहिए, यानी इसकी जो ईएमएफ होनी चाहिए वो बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होनी चाहिए। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कि सिलिकॉन के केस में एक बैरियर पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन की वजह से डेवलप हो जाता है और वो जो बैरियर पोटेंशियल होता है सिलिकॉन में वो होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम में ये होता है 0.3 वोल्ट। तो इसका मतलब है अगर आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करना चाहते हैं, उसमें से करंट पास करवाना चाहते हैं एक प्रैक्टिकल डायोड में से, तो दो कंडीशंस पूरी करें। एक तो पी रीजन को पॉजिटिव से जोड़ दें, एन रीजन को नेगेटिव से जोड़ दें, और दूसरी कंडीशन जो बैटरी आप जो है वो लगाएं उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो हमारे बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। सिलिकॉन के केस में 0.7 से ज़्यादा और जर्मेनियम के केस में 0.3 से ज़्यादा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है, कि ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाई, इस कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा क्या ख़ास था जिसकी वजह से सर्किट में जो है वो करंट पास होना शुरू हो गया। तो अब वो हम उसकी जो है वो बात स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा है कि आपको पता है आपने नेगेटिव को जोड़ा है एन रीजन के साथ। अब एन रीजन में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, ये जो नेगेटिव है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। हमें ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा टुवर्ड्स द जंक्शन, इसका मतलब है जंक्शन की तरफ धकेलेगा। अब जंक्शन के करीब जाएंगे तो वहाँ पर तो मौजूद है डिप्लीशन रीजन। अब इनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है जो कि ये पीएन जंक्शन को क्रॉस कर सकें? तो वहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट। और अगर आप चाहते हैं कि आप एन रीजन से पी रीजन की तरफ जंप करें तो आपको उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब होगा ये कि ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है यही इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी देता है कि वो जो एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनको जंक्शन के अक्रॉस धकेलता है, और जब वो जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन करंट। अब होगा क्या कि बार बार ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे टुवर्ड्स द जंक्शन। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है बैटरी की ईएमएफ की वजह से कि वो इस बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करें और दूसरी साइड पे जाके पी रीजन में जो होल्स मौजूद हैं उनके साथ मिलें। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाते हैं तो अपनी एनर्जी का काफ़ी हिस्सा जो है वो ज़ाया कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने बैरियर को क्रॉस किया होता है। तो जब वो बैरियर को क्रॉस करते हैं तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा बैरियर को क्रॉस करने में कंज्यूम करते हैं। अब उनका एनर्जी लेवल वो नहीं रहता, यानी वो पहले तो कंडक्शन बैंड में मौजूद थे, अब उनकी एनर्जी रह गई कम। तो कंडक्शन बैंड से जो नीचे एनर्जी बैंड था वो था वैलेंस बैंड। तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब वैलेंस बैंड के अंदर फॉल करेंगे। वैलेंस बैंड के अंदर क्या मौजूद था? वैलेंस बैंड के अंदर तो मौजूद थे होल। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स को जो है वो फिल करना शुरू किया, और जब इलेक्ट्रॉन ने होल को फिल किया
तो अब अगर आप देखें पी रीजन के इस साइड पे यहाँ पर है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इन इलेक्ट्रॉन्स को जो होल्स में थक हार के गिर चुके हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक होल को छोड़ के साथ वाले होल में जाएगा, साथ वाले होल को छोड़ के उसके साथ वाले होल में जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली इस जंक्शन से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लग पड़ा। और जब इलेक्ट्रॉन एक होल से दूसरे होल पे जाएगा, दूसरे से तीसरे पे जाएगा, तो अपनी जगह जहाँ जहाँ से वो मूव करता जा रहा है उस साइड पे होल जो है वो क्रिएट करता जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो पीएन जंक्शन से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा और होल्स जो हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पीएन जंक्शन की तरफ धकेले जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि होल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव कर रहे हैं पीएन जंक्शन की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पीएन जंक्शन से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसका मतलब है इस वक्त दोनों ही करंट पास कर रहे हैं, होल की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी। तो इसका मतलब है दो तरह के करंट इसमें इफेक्टिवली मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे और वो इस लीड से, जिस लीड को आपने एनोड का नाम दिया, वहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब जब वो कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे बैटरी के अंदर से होते हुए दोबारा से वो कैथोड की तरफ पहुँचेंगे और कैथोड में जैसे ही वो दाखिल होंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उनको फिर से रिपेल करेगा टुवर्ड द पीएन जंक्शन। इसका मतलब है बैटरी कंटिन्यूसली उन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी कि वो इस सर्किट के अंदर इजीली क्या करते रहें, मूव करते रहें। तो ये हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग का मैकेनिज़्म है। अब दूसरी बात है, हमने बात करनी है फॉरवर्ड बाइस का बिल्कुल ऑपोजिट, जिसको हमने नाम दिया है रिवर्स बाइसिंग का। अब रिवर्स बाइसिंग में अगर आप देखें तो फॉरवर्ड बाइस का बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। अगर फॉरवर्ड बाइस में डायोड करंट को पास करता है तो रिवर्स बाइस में करंट जो है वो स्टॉप होना चाहिए। तो रिवर्स बाइस उस कंडीशन का नाम है जो डायोड में से करंट को स्टॉप करवाती है। अब उसी तरह से जिस तरह से आपने वहाँ पर एक बैटरी अटैच की, सेम यहाँ पर भी आपको बैटरी अटैच करना पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से बैटरी आपने वहाँ पर अटैच की, यहाँ पर बिल्कुल उसके ऑपोजिट आप बैटरी अटैच करेंगे कि आपने पी रीजन को नेगेटिव से जोड़ा और एन रीजन को किसके साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो जब आप पी रीजन को पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ जाएंगे और एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। अब इस रिवर्स बाइसिंग का अफेक्ट क्या होगा डायोड के ऊपर, अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन रीजन के साथ कनेक्टेड है। तो सारे इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर हटना शुरू हो जाएंगे और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी एक्सटर्नल कंडक्टर के अंदर दाखिल होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह छोड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन आया था ग्रुप नंबर 5 की इम्प्योरिटी की वजह से, तो जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन रीजन को छोड़ देगा तो वहाँ पर एक पॉजिटिव आयन बच जाएगा। इसका मतलब है जो डिप्लीशन रीजन की लेयर है वो वाइड होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इस पॉजिटिव लीड से बाहर निकल आएंगे। अब पॉजिटिव लीड से बाहर निकल के बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इनको पी रीजन की तरफ धकेलेगा और पी रीजन के अंदर क्या मौजूद हैं, होल्स मौजूद हैं। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन से बाहर निकले थे वो पी रीजन के अंदर दाखिल हुए, एक्सटर्नल लीड से गुजरते हुए और होल्स के अंदर गिरते गए। जब वो एन रीजन से निकलते जा रहे थे तो एन रीजन में अपनी जगह पे पॉजिटिव आयन की लेयर को चौड़ा करते जा रहे थे, वाइड करते जा रहे थे। और जैसे जैसे वो होल्स के अंदर गिरते जा रहे हैं पी रीजन में, तो जो होल्स थे वो आपको पता है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी यानी बोरोन या एल्यूमिनियम की वजह से जनरेट हुई थी। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा होल तो उस वक्त उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब है एन रीजन के अंदर ये जो पॉजिटिव आयन की लेयर है ये वाइड होना शुरू हो जाएगी और पी रीजन के अंदर ये जो नेगेटिव आयन की लेयर है ये मज़ीद वाइड होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है डिप्लीशन रीजन काफ़ी ज़्यादा होता जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल लीड के अंदर से गुजरे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को कहा जाता है ट्रांजिशनल करंट। लेकिन ये विद इन मिली सेकेंड जो है वो ख़त्म हो जाता है एक्सटर्नल लीड के अंदर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एन रीजन से
निकलते हैं एक्सटर्नल लीड के ज़रिए होते हुए पी रीजन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो उसके बाद मज़ीद जो है वो उनके अंदर कोई यानी एनर्जी नहीं है कि वो मूव कर सकें जंक्शन के अंदर। तो इसका मतलब डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद सर्किट के अंदर कुछ करंट पास करता है, उस करंट को रिवर्स करंट कहा जाता है। अब वो रिवर्स करंट कहाँ से आता है, हम उसकी जो है वो डिस्कशन करते हैं कि रिवर्स करंट कहाँ से आया सर्किट के अंदर। तो अगर आप देखें, हमने ये कल डिस्कशन की थी कि डोपिंग से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एन रीजन के अंदर कोई ना कोई होल्स भी मौजूद थे। ये होल्स वो हैं जो थर्मली जनरेटेड थे। इतना पी रीजन के अंदर बहुत सारे होल्स मौजूद थे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, लेकिन कुछ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी थे जो थर्मली जनरेटेड हैं। अब पी रीजन जुड़ा हुआ है नेगेटिव से और एन रीजन जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से। तो ये जो पी रीजन नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल इन ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंक्शन को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएंगे, होल्स के अंदर फॉल करेंगे और उसके बाद बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इनको मज़ीद बाहर की तरफ यानी एक्सटर्नल लीड में खींच लेगा। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इनकी वजह से एक बहुत ही स्मॉल करंट जिसको लीकेज करंट कहा जाता है या रिवर्स करंट कहा जाता है वो इस डायोड के अंदर पास कर सकता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर की तादाद भी उतनी ज़्यादा होगी और थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे बिहेव करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इसका मतलब है कि जो रिवर्स करंट है या रिवर्स सैचुरेशन करंट है या लीकेज करंट है उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से कुछ इंक्रीज़ कर जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये माइक्रो एम्पेयर्स या नैनो एम्पेयर्स के रेंज में होती है। अब अगर आप रिवर्स बाइस में वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो रिवर्स बाइस वोल्टेज कैरियर्स को जनरेट तो नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इनको जो है वो जंक्शन के अक्रॉस स्वीप करवा रहा है, यानी वो पी रीजन से क्रॉस करके एन रीजन की तरफ जा रहे हैं। अब फॉरवर्ड बाइस में आपने देखा था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जा रहे थे, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो अगर आप रिवर्स बाइस में अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ करें तो अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से इन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड हो जाएगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि ये जो बैटरी होती है ये वर्क करती है चार्जेस के ऊपर और वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक जो भी वर्क आप करेंगे वो वर्क काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवाने में इस्तेमाल हो जाएगा। इसका मतलब है जितना ज़्यादा बैटरी वर्क करेगी, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ये किसी बॉन्ड में किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे, जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को उस बॉन्ड से अलहदा करवा देंगे, क्योंकि बॉन्ड से अलहदा करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो थी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने देखा था एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन में थी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से टकराए तो इन्होंने उस बॉन्ड को डिस्टर्ब किया, इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्री करवा लिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन टकराया तो उसने एक बॉन्ड को अगर डिस्टर्ब किया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री करवा दिया तो इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 से 2 हो जाएगी। अब वो जो नया इलेक्ट्रॉन जो है जो बॉन्ड से अलग हुआ है उसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक हाई एनर्जी पार्टिकल ने आके उसको जो है वो वहाँ से अलग किया है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मज़ीद 2 बॉन्ड्स को डिस्टर्ब करेंगे और उससे 2 बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएंगे। तो अब 2 से इनकी तादाद 4 हो जाएगी, फिर 4 बॉन्ड मज़ीद टूटेंगे तो 4 से इनकी तादाद 8 हो जाएगी। तो ये जो
इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं और बॉन्ड्स में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाते जा रहे हैं, ये काम इतना रैपिडली होता है, इसलिए इसको एवलांच इफेक्ट कहा जाता है। एवलांच जो है वो बेसिकली बर्फ़ानी तूफ़ान को कहा जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर से बर्फ़ की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, यानी वो लेयर दर लेयर जो है उसके ऊपर जो है वो जमा होती जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एवलांच है कि एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से जो है वो 16। इसको रिवर्स ब्रेकडाउन कहा जाता है, यानी ये काम ऐसा नहीं है कि हर रिवर्स वोल्टेज के ऊपर ऐसा होगा। एक ख़ास वोल्टेज जिसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, उसके ऊपर जाके रिवर्स करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि मैं आपको बताया 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से 4, 4 से 8, वो जो एवलांच हो रहा है उस एवलांच के नतीजे में बहुत ज़्यादा करंट जो है वो पास करता है इसमें से। अब आप नॉर्मली ये सूटेबल नहीं होता कि आप रिवर्स ब्रेकडाउन के अंदर जो है वो डायोड को ऑपरेट करवाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा करंट की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीटिंग होती है और सिलिकॉन या जर्मेनियम काफ़ी सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, तो ये फ़ौरन जो है वो हीटअप होकर डैमेज हो जाएंगे, जल जाएगा डायोड आपका। तो ज़्यादा सूटेबल ये होता है कि अगर आप उस रीजन में ऑपरेट करवाना भी चाहते हैं तो आप सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा दें। आपको पता है कि जब भी सीरीज़ में रेजिस्टेंस अटैच करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है। ये हम सर्किट एनालिसिस में पढ़ चुके हैं कि जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट को आप सीरीज़ में अटैच करते हैं उस वक्त डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सर्किट एनालिसिस में हमने जब वोल्टेज डिवाइडर का टॉपिक पढ़ा था, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप रजिस्टर को सीरीज़ में लगा देंगे तो कोई इतना ख़ास डैमेज जो है वो नहीं होगा सिलिकॉन के डायोड को। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने देखा डायोड को फॉरवर्ड बाइस भी कर दिया, डायोड को रिवर्स बाइस भी देख लिया और ब्रेकडाउन का चीज़ भी देख ली। अब जो हम स्टडी करने लगे हैं वो है डायोड की करेक्टरिस्टिक, जिसको वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक कहा जाता है, VI कर्व कहा जाता है या VI ग्राफ जो है वो कहा जाता है। अब इसमें हम बेसिकली सबसे पहले आप देखें एक्स एक्सिस के ऊपर आपने वोल्टेज को, इसको फॉरवर्ड वोल्टेज या VF से ज़ाहिर किया गया है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने करंट को फॉरवर्ड करंट जो कि मिली एम्पेयर्स में यहाँ पर हमने लिया है। आप देखें जो ग्राफ है, आप आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, करंट जो है बहुत ही मिनिमम जो है वो अमाउंट में इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आप A से B की तरफ देखें तो A से B की तरफ वोल्टेज को आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, लेकिन करंट में जो इंक्रीज़ है वो कंसिडरेबल नहीं है। B के बाद आप मज़ीद वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। एक वक्त आया कि वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट, अब 0.7 का मतलब था बैरियर पोटेंशियल, यानी अब आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो अब काफ़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि वो इस बैरियर को क्या कर सकें, क्रॉस कर सकें। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इस 0.7 वोल्ट के करीब एनर्जी मिल जाएगी तो वो इजीली बैरियर को क्या कर देंगे, क्रॉस करेंगे, और जब वो बैरियर क्रॉस करने में कामयाब हो जाएंगे तो अब जो है वो इजीली जंक्शन को क्या करते रहेंगे, क्रॉस करते रहेंगे। अब आप देखेंगे डायोड के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो 0.7 के लेवल पे तकरीबन जो है वो फिक्स हो चुका है, लेकिन करंट जो है वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस पॉइंट को जहाँ पर करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है और वोल्टेज में कोई इतनी कंसिडरेबल इंक्रीज़ नहीं होती, उसको नी पॉइंट कहा जाता है। तो ये नी पॉइंट जो है वो हमेशा बैरियर पोटेंशियल के करीब होता है। अब अगर आप नेक्स्ट ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में मैंने जो है वो नी से पहले और नी के बाद यहाँ पर दो दो पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान देखें, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज में तब्दीली आ रही है जिसको आप डेल्टा VF कह रहे हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर जो करंट में तब्दीली आ रही है, तो वोल्टेज में तब्दीली ज़्यादा है और करंट में तब्दीली कम है, क्योंकि हमने देखा था A से B के दरमियान वोल्टेज तो इंक्रीज़ कर रहा था लेकिन करंट में इतनी कंसिडरेबल इंक्रीज़ नहीं है। तो अगर आप डेल्टा VF और डेल्टा IF की रेशो देखें तो आप देखते हैं वोल्टेज और करंट की रेशियो को रेजिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ पर इसको इसकी डायनेमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। डायनेमिक का वर्ड यूज़ किया जाता है, जो चीज़ कांस्टेंट ना हो उसको डायनेमिक कहा जाता है। तो आपने DC सर्किट्स में पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है,
और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, तो वो है फिक्स्ड रेजिस्टेंस या स्टैटिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो तब्दील होती है, जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाया जाता है वैसे वैसे फॉरवर्ड करंट तब्दील होता है, और फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज की जो रेशियो है उसको डायनामिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, आर डी। तो डी का मतलब डायनामिक, आर का मतलब रेजिस्टेंस, और प्राइम का मतलब जो चीज़ तब्दील हो रही हो या जिसमें तब्दीली के चांस हो उसको प्राइम के सिंबल से इलेक्ट्रॉनिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अगर आप देखें डेल्टा वी एफ की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा आई एफ की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, तो इन दोनों की जो रेशो होगी वो काफ़ी लार्ज होगी। इसका मतलब है नी वोल्टेज से पहले पहले डायनामिक रेजिस्टेंस की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। जब आप नी को क्रॉस करके अब ज़रा देखें ये दो पॉइंट्स के दरमियान, अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो चेंज इन करंट है वो ज़्यादा हो चुका है और जो चेंज ऑफ वोल्टेज है वो कम हो चुका है। इसका मतलब है डेल्टा वी एफ की वैल्यू गिर गई है, कम हो गई है, और डेल्टा आई एफ की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। तो जब न्यूमिनेटर कम हो जाए और डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ता है डायोड की डायनामिक रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। अब आपने रिवर्स बायस कर दिया, देखें फॉरवर्ड बायस में जो करंट आपने लिया था वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लिया था, रिवर्स बायस में करंट ले रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर, और इस करंट को माइक्रो एम्पेयर में लिख रहे हैं, वो करंट हमने मिली एम्पेयर में लिखा था क्योंकि फॉरवर्ड बायस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा था और रिवर्स बायस में करंट की अमाउंट कम है, और ये रिवर्स वोल्टेज। तो अब देखें जैसे ही आपने डायोड को रिवर्स किया तो डायोड के अंदर वो जो माइनॉरिटी कैरियर थे उनकी वजह से एक फ़िक्स्ड करंट जो है वो पास करना शुरू हो गया, लेकिन ये फिक्स्ड करंट की अमाउंट आप देखें बहुत ही कम है। अब जितना आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं इस रिवर्स करंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जैसे ही आप बी आर वी बी आर इसको उल्ट पढ़ते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो जैसे ही आप रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुँचे तो उस वक्त आपने देखा था एवलॉन्च इफेक्ट स्टार्ट होता है, और एवलॉन्च में इलेक्ट्रॉन की तादाद ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करती है, तो एकदम से करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो रीजन है नी पॉइंट के बाद वाला, इसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन कहा जाता है। तो अब आपने फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक भी पढ़ ली, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक से डायनामिक रेजिस्टेंस निकालने का तरीकाकार भी सीख लिया और रिवर्स करेक्टरिस्टिक भी पढ़ ली। अब हमारा काम है इनको इकट्ठा कर देना। इकट्ठा जैसे ही आप करेंगे आप देखें ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। तो इसका मतलब है एक डायोड को तीन रीजन्स में आप ऑपरेट कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बाइस, एक रिवर्स बाइस, एक रिवर्स ब्रेकडाउन। लेकिन नॉर्मली जो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस वाले रीजन हैं इनमें ऑपरेट करवाया जाता है और रिवर्स ब्रेकडाउन में अवॉइड करवाया जाता है। लेकिन हम अगले चैप्टर्स में ये स्टडी करेंगे कि कुछ डायोड हम डिज़ाइन ही इसलिए करते हैं कि वो सिर्फ रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर ऑपरेट करें, जो सूटेबल मेथड है। अब इन करेक्टरिस्टिक के ऊपर जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, अगर आप देखें ये वाला जो ग्राफ है ये वाला ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लॉट किया है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है आप देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से थर्मली जनरेटेड कैरियर की तादाद बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो हर बॉन्ड के टूटने से बनता है। तो ये जो हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस डेल्टा टी, उसके ऊपर ये वाला ग्राफ है, तो इसका मतलब है ग्राफ थोड़ा सा सिकुड़ जाता है इस तरह से, तो ये इस तरह से करीब करीब हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा इस साइड पे हो चुका है। तो अब एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए एक सोचने वाली बात कि ये जो ग्राफ है इसके नीचे एरिया अंडर द ग्राफ। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि जब भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आपको ग्राफ दे दिया जाए और कहा जाए एरिया अंडर द ग्राफ कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपल उसका जवाब जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है उसको एक्स एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, तो वोल्टेज को जब करंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस वक्त हमेशा पावर आती है, तो ये है पावर डिसिपेटेड आपको बताएगा। और दूसरा है स्लोप ऑफ द ग्राफ। आपको पता है स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिया हुआ है करंट, एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है वोल्टेज, तो करंट और वोल्टेज की जो रेशो होती है
उस रेशो को कंडक्टेंस कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इन्वर्स स्लोप ऑफ द ग्राफ। कंडक्टेंस का जो उल्ट होता है वो रेजिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब है जब आप इस ग्राफ की इन्वर्स स्लोप लेंगे तो वो होगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, जिसको आप डायनामिक रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर आप फॉरवर्ड बाइसिंग में लेंगे तो फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस, और अगर आप रिवर्स बाइस में लेंगे तो उसको रिवर्स डायनामिक रेजिस्टेंस कहा जाएगा। फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस बहुत कम होती है नॉर्मली, और इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, कुछ चंद ओहम होती है। और जो रिवर्स रेजिस्टेंस है डायनामिक, वो बहुत लार्ज होती है, मेगा ओम्स में होती है, तो जो करंट को अलाउ नहीं करती पास करने से। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन कि आप देख चुके हैं कि ये जो वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ बन रहा है ये एक नॉन लीनियर ग्राफ है। तो ये चीज़ बड़ी क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि डायोड जो है वो एक सिंपल डिवाइस नहीं है, एक नॉन लीनियर डिवाइस है। ये आम बैटरी की तरह, रेजिस्टेंस की तरह, करंट सोर्स की तरह, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट की तरह बिहेव नहीं करता। तो ये एक लीनियर डिवाइस नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि इसकी ये जो नॉन लीनियरिटी है उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, और अगर सर्किट में हमने एनालिसिस करना है तो किस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे। तो होपफुली ये लेक्चर आपको जो है वो समझ आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेक्चर के जो नोट्स हैं वो गूगल लिंक के ड्राइव में, यानी गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस लिंक से जो है वो आप इस लेक्चर के नोट्स देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं, जिसको इंशाल्लाह एड्रेस किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।